नमस्कार, आप सभी का स्वागत है KFE टॉक शो में। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की और सिग्नेचर एनालिसिस की। लोग कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी और सिग्नेचर से आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं, आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। ये कितना सच है और कितना झूठ है, ये जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है विश्वास वैष्णव जी को, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एंड लाइफ कोच है। साथ में बुलाया हमने ऋचा दुआ जी को, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट है। चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते आदरणीय मैडम, थैंक यू। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि लोग कहते हैं कि तरह तरह के उपाय बताए जाते हैं लोगों को कि आप करोड़पति बन जाओगे, ये उपाय कर लो, आपका खोया हुआ प्यार वापस आ जाएगा, आप ये उपाय कर लो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा उपाय करना चाहिए? आदरणीय मैडम, आप न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, परमपिता परमेश्वर हर इंसान को पर्टिकुलर किसी एक दिन, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित दिनांक पर इस पृथ्वी पर भेजता है। उस दौरान जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी सबकी अपनी अपनी पोजीशन होती है। ऑकल्ट में आप किसी भी विधा की बात करें, चाहे न्यूमरोलॉजी की बात करें, चाहे एस्ट्रोलॉजी की बात करें, या दूसरी भी और भी जो भी विधाएं हैं, लेकिन विज्ञान घूम फिर करके आता वहीं पर है। पहली बात, जो नंबर आपको ईश्वर ने दिए हैं उसने आपको सोच समझ कर दिए, जो नंबर नहीं दिए हैं उसमें भी उन्होंने आपको सोच समझ कर उन नंबर को नहीं दिया। लेकिन जब एक इंसान ज़िंदगी में उस नंबर की, जो कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, उसकी कमी महसूस करता है, या उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में तरक्की में उस नंबर की वाइब्रेशन की आवश्यकता जो नहीं है, जिसकी वजह से वो संघर्ष कर रहा है या स्ट्रगल कर रहा है जीवन में, तब फिर उस नंबर से जुड़े हुए प्लैनेट और उस प्लैनेट से जुड़ी हुई रेमेडी को जो है उसके साथ में एड ऑन किया जाता है, जिससे जो भी उसके जीवन में चल रहा है उसमें थोड़ा सरलीकरण हो और वो ज़िंदगी को आसानी से जी सके और उन्नतशील होकर के जी सके। जो प्लैनेट नहीं है उसकी 100% क्षमता से वाइब्रेशन आप नहीं ले सकते। आप उपायों के माध्यम से उसको 20%, 25%, 22% तक आप उसकी वाइब्रेशन को इंसान के साथ जोड़ सकते हैं। बात रह जाती है कि क्या ये काबिल है, क्या ये उपाय वाकई निश्चित रूप से जिस तरह से आप रिलेट करते हैं किसी भी नंबर को, कि आप ये जानते हैं और सम्मानित काफ़ी न्यूमरोलॉजिस्ट अपने अपने वीडियोज़ में ये बात बताते भी हैं कि हम सब लोग अंकों से, नंबरों से घिरे हुए हैं, ठीक है ना। अब देखिए, हमारा आधार नंबर है, हमारा पेन नंबर है, हमारी गाड़ी नंबर है, हमारा मोबाइल नंबर है, हमारा मोहल्ला नंबर है, वार्ड नंबर है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं तो बेड नंबर है, ठीक है ना। पेशेंट नंबर होता है, नंबर से ट्रीटमेंट होता है, कई बार तो नाम से जानते हैं, ऐसा पेशेंट नंबर 5 का ऐसा हो गया, फ्लाइट में बैठते हैं वहाँ आपका नंबर है। तो आप नंबरों से अछूते नहीं हैं। इन नंबरों के वाइब्रेशन आपके लिए काम करते हैं, और वो काम करने के दौरान जो नकारात्मक नंबर अगर आपके साथ जुड़ गया है, जो आपके मूलांक के साथ या भाग्यांक के साथ बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज नहीं होता, बहुत अच्छे से दोस्ती नहीं होती है, होता ना। कई बार हम ये कहते पाए जाते हैं कि मेरी आदरणीय सासू माँ से बिल्कुल नहीं पड़ती। मुझे लगता है भारत देश की हर सम्मानी बहू ये कहती होगी, लेकिन कई बार हम दूसरों से भी ये कहते हुए पाए जाते हैं ना कि मेरी उससे अच्छी नहीं पड़ती है। तो वैसा ही प्लैनेट्स का भी होता है कि वो अपने एक आकर्षण के अंतर्गत पृथ्वी पर प्रत्येक इंसान की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। तो जिसकी अनुपस्थिति है उसको देख के, समझ के और उसकी रेमेडी जब सजेस्ट की जाती है तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा इंसान को ज़िंदगी में मिलता है। समस्याओं के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। जैसा कि सर ने नंबरों की बात की, तो हर किसी की डेट ऑफ बर्थ में सारे नंबर्स नहीं होते, और न्यूमरोलॉजी में मैंने देखा है 1 से 9 तक नंबर होते। तो अब नंबर नहीं है तो क्या करें? जी सोनी जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि जब हम जन्म लेते हैं तो 9 प्लैनेट्स, उसकी वाइब्रेशंस हमें मिलती है। हमारी जो लाइफ है ना, उन्हीं के चारों ओर रिवॉल्व करती हैं। लेकिन ये संभव बिल्कुल भी नहीं है कि हमें 9 के 9 प्लैनेट्स की वाइब्रेशन मिले। कुछ ना कुछ अंक ऐसे होते हैं जो हमारे चार्ट में मिसिंग होते हैं, और जो अंक हमारे चार्ट में मिसिंग होते हैं, ऐसा देखा जाता है कि आपको उसकी वाइब्रेशंस नहीं मिल पाती। मान लीजिए अब नंबर 1 का अंक मिसिंग है तो क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं, नंबर 1 सूर्य का है। सूर्य किसका प्रतीक है? सूर्य करेज का प्रतीक है। ऐसे लोग बहुत बोल्ड होते हैं, निडर होते हैं, इन्हें किसी का डर नहीं। तो अगर नंबर 1 का अंक मिसिंग होगा तो वो लोग करेजियस नहीं होंगे, ठीक है। इफ़ आई से डरपोक होंगे, उनके अंदर वो बोल्डनेस नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम कुछ रेमेडीज़ की बात करेंगे और बात करेंगे उन अंकों के बारे में कि अगर वो अंक मिसिंग हो और ऐसी क्या रेमेडीज़ हम करें जिससे हम उन अंकों की वाइब्रेशंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएँ। अगर नंबर 1 मिसिंग है, अब नंबर 1 सूर्य का नंबर है, तो अगर आप रोज़ाना सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली आप नंबर 1 की वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर पाते हैं। अब क्योंकि नंबर 1 को हम पिता के साथ भी डिपिक्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी में,
तो जितना आप अपने पिता का सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, आप देखेंगे कि नंबर 1 की वाइब्रेशंस आपको मिलेगी, आपकी लाइफ में सफलता आएगी, क्योंकि सूर्य सफलता का कारक है। अब हम मूव करते हैं हमारे अगले नंबर पे, जो कि है नंबर 2। नंबर 2 मून का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, और न्यूमरोलॉजी में मून को हम माँ के साथ डिनोट करते हैं। तो अगर नंबर 2 का अंक मिसिंग होगा तो आप इमोशनल नहीं होंगे, आपकी फैमिली के साथ वो बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। अब क्या है, अगर नंबर 2 का अंक मिसिंग है, जैसा कि आपको मैंने बताया, नंबर 2 माँ है, अगर आप माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, माँ को प्यार करते हैं, माँ की इज्जत करते हैं, तो आप नंबर 2 की वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मान लीजिए आप नंबर 2 से रूल करते हैं, अब या तो नंबर 2 मिसिंग होगा, या फिर अगर आपका मूलांक भी 2 है या भाग्यांक भी 2 है, तो भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं, जो मैंने आपको माँ वाली रेमेडी बताई। कपिल शर्मा, कौन नहीं जानता उनको, वो नंबर 2 से रूल करते हैं। उनके हर शो में उनकी माँ उनके साथ मौजूद होती है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि वो अपनी लाइफ में अपने नंबर 2 को एक्टिवेट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर वो तरक्की कर रहे हैं। और आज उनकी सक्सेस हमसे छिपी नहीं है। उनके हर शो में आपको उनकी मदर दिखाई देंगी, और आप देखेंगे कि कैमरा उनके ऊपर ज़रूर जाता है, उनकी मदर के ऊपर। शाहरुख खान का भी आई थिंक नंबर 2 है ना? हाँ जी, वो भी नंबर 2 से रूल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 गुरु हैं, देव गुरु बृहस्पति, जुपिटर हैं। अब जैसा कि आप नाम से जान पा रहे हैं, नंबर 3 जो है गुरु हैं। अगर आपके चार्ट में नंबर 3 मिसिंग होगा तो आपके अंदर नॉलेज की कमी होगी, ठीक है। आप चीज़ों को बहुत सीखना नहीं चाहेंगे। आप कभी भी देखें किसी के चार्ट में नंबर 3 है, वो इंसान बहुत ज्ञानी होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, चीज़ों को सीखने के लिए आतुर रहता है। लेकिन अगर नंबर 3 मिसिंग है तो वो वाइब्रेशंस नहीं आएंगी उनके अंदर लर्निंग की, नॉलेज को गेन करने की। अब क्योंकि नंबर 3 गुरु है, तो अपने गुरु का सम्मान करिए। जितना आप अपने गुरु को रिस्पेक्ट देंगे, उतना आपका नंबर 3 बलवान होगा, ठीक है। आप केसर का तिलक लगा सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 जो है राहु का नंबर है, ठीक है। अगर नंबर 4 आपके चार्ट में नहीं होगा तो आप देखोगे आप डिसिप्लिन नहीं होगे, आपकी लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, ऑर्गेनाइज नहीं होगे, पंचुअलिटी की कमी होगी। एंड ये ट्राइड एंड ट्रस्टेड है। आप किसी के चार्ट में देखिए, अगर नंबर 4 मिसिंग है, हर जगह वो टाइम से लेट पहुंचते हैं, डिले आता है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो अगर नंबर 4 की कमी को हमें पूरा करना है, तो अगर हम डॉग्स की सेवा करते हैं, हम स्ट्रीट डॉग्स को खाना ऑफर करते हैं, मिल्क प्लस ब्रेड ऑफर करते हैं, तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली हम नंबर 4 की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब नंबर 4 जो है बुद्धि का कारक भी है, राइट। तो अगर हम गणेश जी की उपासना करते हैं तो भी हम नंबर 4 की कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता है। नंबर 5 इज़ माई पर्सनल फेवरेट, एंड आप जानते हैं कि बैलेंस का कारक है, ठीक है, अगेन बुद्धि का कारक भी है। तो नंबर 5 नहीं होगा तो कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, बाउंस बैक नहीं कर पाते हैं, राइट। जो एक कैपेसिटी होती है एक इंसान की कम्युनिकेट करने की, बाउंस बैक करने की, बार बार लड़ने की, वो चीज़ नहीं होगी आपके अंदर। तो अगर नंबर 5 नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? अब क्योंकि नंबर 5 बुध का नंबर है और बुध का कलर ग्रीन है, तो अपनी लाइफ में हरी चीज़ों का इस्तेमाल करिए। आप गाय की सेवा कर सकते हैं। वेडनेसडे के दिन अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली आप नंबर 5 की कमी को पूरा कर सकते हैं। आप जेड क्रिस्टल पहन सकते हैं, आप ग्रीन एवेंचुरिन पहन सकते हैं, राइट। तो बहुत पावरफुल नंबर है। और मैं कहना चाहूँगी आपके दर्शकों को, अगर आपके चार्ट में नंबर 5 है या नहीं भी है तो भी आपको नंबर 5 की रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नंबर 6 के ऊपर। नंबर 6 जैसा कि आप जानते हैं शुक्र का नंबर है, और आज का जो समय है वो शुक्र प्रधान युग है। अब नंबर 6 नहीं होगा तो क्या होगा? लाइफ में लग्जरीज की कमी होगी, रिलेशनशिप मजबूत नहीं होगा, ठीक है, जो कि हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको लाइफ में चांसेस बहुत कम मिलेंगे। नंबर 6 की कमी को पूरा करने के लिए, नंबर 6 हमारी वाइफ है, हमारा स्पाउस है, ठीक है। जो भी मेन है उनके चार्ट में नंबर 6 मिसिंग है, तो अगर अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप को मजबूत करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उन्हें डोमिनेट नहीं करते, तो डेफिनेटली नंबर 6 की कमी को पूरा कर सकते हैं। रोज़ कॉर्ड्स पहन सकते हैं क्योंकि रिलेशनशिप का ब्रेसलेट है। एंड वन मोर पावरफुल रेमेडी, गोल्डन वॉच पहनिए, क्योंकि नंबर 6 का जो मेटल है वो गोल्ड है। तो अगर आप गोल्ड कलर की वॉच पहनते हैं जिसका स्ट्रैप जो है, अगर आप वॉच पहनते हैं जिसका मेटल स्ट्रैप गोल्डन कलर का है, तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली आप नंबर 6 की वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब मूव ऑन करते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 7 केतु का नंबर है, एंड केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ धड़ है, सर नहीं है, ठीक है। तो लाइफ में ये वाइब्रेशंस के बेस पर काम करता है, इंट्यूशन के बेस पर काम करता है।
तो अगर नंबर 7 नहीं होगा तो आप देखोगे आपके पास विजडम की कमी होगी। ऐसे लोग खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, चीज़ों की डीप एनालिसिस करना इनका नेचर होता है। अब नंबर 7 नहीं होगा तो आप चीज़ों की डीप एनालिसिस नहीं करेंगे। आप सोचेंगे जो भी ऊपर ऊपर से आप उसको पढ़ लें, उसकी नॉलेज गेन कर लें, लेकिन जो भी पर्सन नंबर 7 से रूल करता है आप देखेंगे कि वो बहुत डीपली चीज़ों को एनालाइज करेगा। आप कभी देखें क्लास के जो टॉपर्स होते हैं यूजुअली नंबर 7 के पीपल होते हैं, ठीक है। अब नंबर 7 नहीं है तो उसकी रेमेडी अगैन, अगर आप डॉग्स की सेवा करते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को आप मिल्क प्लस ब्रेड ऑफर करते हैं, तो डेफिनेटली आप नंबर 7 की कमी को पूरा कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट नंबर इज़ नंबर 8 एंड इट्स अगैन माई पर्सनल फेवरेट नंबर 8, ठीक है। लोग बहुत डराते हैं सैटर्न से, लेकिन यहाँ पर आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी अगर नंबर 8 नहीं है आपके चार्ट में, यू डोंट नो हाउ टू बैलेंस योर मनी का फ्लो है। मान लीजिए नंबर 6 प्रेजेंट है, नंबर 7 प्रेजेंट है, बहुत फ्लो है, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि आपको अपने पैसे को कैसे हैंडल करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो 8 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ वेल्थ, नंबर ऑफ मनी। आप यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी थे मनमोहन सिंह जी, वो नंबर 8 से रूल करते थे। एंड आप सब जानते हैं कि दुनिया में अब तक जो फाइनेंस की नॉलेज थी उनसे बेहतर किसी को भी नहीं है। आई थिंक मोदी जी भी नंबर नंबर 8 से रूल करते हैं। एंड यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो भी लोग नंबर 8 से बहुत डराते हैं, तो नंबर 8 इज़ अ नंबर ऑफ वेल्थ, नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ मिलेनियर एंड बिलियनियर पीपल्स। लेकिन कंडीशन इज़ ओनली दैट अपने कर्मों पर ध्यान दें, सक्सेस इज़ मेड फॉर यू। कभी शॉर्टकट मत अपनाएं, राइट। नंबर 9 पर मूव ऑन करते हैं। नंबर 9 मंगल का नंबर है, एग्रेशन का नंबर है, एनर्जी का नंबर है। तो अगर वो नंबर मिसिंग होगा आपके चार्ट में, आप में ज़ील नहीं होगी किसी काम को करने की, वो जुनून नहीं होगा किसी काम को करने का। एंड नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, हम किसी प्रोफेशन में हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं या किसी बिजनेस में हैं, तो नंबर 9 का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप में जुनून ही नहीं किसी काम को करने का, तो आप क्या करेंगे, राइट। अगर नंबर 9 मिसिंग है तो इसकी रेमेडी है आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, क्योंकि नंबर 9 के जो लॉर्ड है वो हनुमान जी हैं। तो अगर आप हनुमान चालीसा रोज़ाना पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप नंबर 9 की कमी को पूरा कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, अब नंबर 9 जो है हनुमान जी का नंबर है और उसे हम रेड कलर से डिपिक्ट करते हैं, तो आप अपने हाथ में लाल धागा पहन सकते हैं। तो अगर आप ये कुछ रेमेडीज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप जो भी अंक आपके चार्ट में मिसिंग है उनकी वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, कभी भी आपको एंटी नंबर्स की रेमेडीज़ नहीं करनी है। मान लीजिए आप नंबर 1 की रेमेडी कर रहे हैं, तो उस केस में आपको नंबर 8 की रेमेडी बिल्कुल नहीं करनी है। इन द सेम वे, अगर आप नंबर 3 की रेमेडी कर रहे हैं तो आपको 6 की नहीं करनी, अगर आप 4 की कर रहे हैं तो आपको 9 की रेमेडी नहीं करनी, अदरवाइज़ चीज़ें आपके ऊपर उल्टी भी पड़ सकती हैं। सर, जैसा कि मैम ने नंबर 8 की बात की, आपका एक वीडियो मैंने देखा था, अपार संघर्ष अपार सफलता, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, 8 नंबर जो है वो सम्मान्य शनिदेव का नंबर है और इनफाइनाइट है, अनंत है जब आप 8 को लिखते हैं। दूसरी बात, ऊपर और नीचे जाने के बाद ये पूरा होता है, तो जीवन निश्चित रूप से ऐसे जाता है, ऐसे आता है। पर मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि ज़िंदगी में जो इंसान यहाँ है उसका यहाँ आना तय है, और जो यहाँ है उसका यहाँ आना तय है। सो लाइफ इज़ अ साइकिल, यू नो। किस्मत हर समय एक जैसा नहीं होता है, ये बदलता है। इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि मेरा वक्त आएगा जब मैं बताऊंगा, मतलब यू आर वेटिंग फॉर दैट, है ना। और इसीलिए अब जब किसी सम्मानीय सेलिब्रिटीज़ को या जो भी फिल्म के जितने भी कलाकार होते हैं, जब भी उनका कोई टॉक शो होता है, उसमें किस्मत का जिक्र बिना किए वो टॉक शो होता ही नहीं है। उनके पहले 2 या 3 सेंटेंस में ये चीज़ आ जाती है जब वो बात करते हैं कि ऊपर वाले का आशीर्वाद था और ऐसा हो गया करके। कहना ये चाहता हूँ कि 8 नंबर डरने का नहीं है, 8 नंबर समझने का है। 8 नंबर जो है वो ज़िंदगी में हासिल करने के लिए कहता है कि संघर्ष करो और फिर हासिल करो। अगर बिना संघर्ष के आपने कोई चीज़ ज़िंदगी में हासिल कर ली तो उसका मोल आप जानते ही नहीं हो। यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको विरासत में संपत्ति मिल जाती है वो उसकी कदर नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने उसको अर्न नहीं किया है। तो इसलिए बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर सामने आती है निकल के कि जीवन में संघर्ष के बाद जो चीज़ हासिल होती है वो अनमोल होती है, और वो है शनि।
और बुरा क्यों कहा गया? क्योंकि संघर्ष करना कोई चाहता नहीं है। जरा से हर्डल्स आते हैं तो आपको लगता है कि मेरी तो लाइफ बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, ऐसा हो गया। मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। एग्जैक्टली शनि आपको बहुत अलग अलग पॉकेट्स में पैसे रखना सिखाते हैं, पैसे को बहुत व्यवस्थित कैसे रखना वो सिखाते हैं। अर्थ एलिमेंट होने की वजह से आपके खुद के नाम पर ज़मीन जायदाद हो उसके लिए आपको प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ शनि ये सिखाते हैं कि जितने सही रास्ते से ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे उतने ज़्यादा मजबूत और स्टेबल रहोगे। लेकिन इंसान ज़िंदगी में कभी कभी दाएं बाएं हो ही जाता है। अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं है और रेड लाइट है और कैमरा नहीं लगा है तो हम निकाल ही लेंगे कोई भी हो, ठीक है ना। लेकिन अगर शनि है तो वो बोलेगा नहीं, कोई हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रेड है तो मैं खड़ा रहूँगा। तो जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी में इस डिसिप्लिन के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो शनिदेव से अच्छा देने वाला कोई भी प्लेनेट नहीं है। तो डरना नहीं है, समझना है और जैसा वो चाहते हैं वैसा अडॉप्ट करते हुए आपको काम करना चाहिए। यानी शनि से मत डरो, बस सही कर्म करो। सही बोला ना मैंने? Very जी, true, बिल्कुल very सही। true। अच्छा मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि हमें कौन से नंबर से दूर रहना चाहिए? यहाँ पर हम बात करते हैं कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स की, ठीक है। अगर आप नंबर 1 से रूल होते हैं तो आपका बिगेस्ट एनिमी नंबर 8 है, क्योंकि नंबर 1 सूर्य है और नंबर 8 शनि है और इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। तो जो भी लोग नंबर 1 से रूल होते हैं वो नंबर 8 से दूर रहें और जो भी लोग नंबर 8 से रूल होते हैं वो नंबर 1 से दूर रहें। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। अब नंबर 2 क्योंकि चंद्रमा है और इसे हम पानी के साथ डिपिक्ट करते हैं, तो नंबर 2 का जो बिगेस्ट एनिमी है वो नंबर 8 है। अब क्योंकि नंबर 2 पानी है और नंबर 8 जो है वो लोहा है, और जब कभी भी पानी और लोहा साथ में मिलते हैं तो लाइफ में जंग लग जाती है, ठीक है। तो नंबर 2 को नंबर 8 से दूरी बनाकर रखनी है। सेकेंडली, नंबर 2 को नंबर 9 से भी दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि नंबर 2 जैसा कि आपको मैंने बोला पानी है और नंबर 9 आग है, मंगल है, तो कभी भी पानी और आग साथ में नहीं मिल सकते। थर्ड, नंबर 2 को नंबर 4 से भी दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि नंबर 2 चंद्रमा है, बहुत सॉफ्ट प्रवृत्ति का रहता है, ठीक है, इमोशनल है, केयरिंग है। लेकिन नंबर 4 राहु है, रिबेलियस है, गुंडा है, तो कभी ये लोग जेल नहीं हो पाते। नंबर 2 वालों को नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 9 से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की, क्योंकि नंबर 3 का जो सबसे बड़ा एंटी है वो नंबर 6 है। नंबर 3 हमारे देव गुरु हैं और नंबर 6 हमारे दैत्य गुरु हैं, तो इनकी आपस में कंपैटिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं अच्छी होती, इसीलिए कहा जाता है कि 36 का आंकड़ा है। ऑल्दो अट्रैक्शन है, ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स, लेकिन जब कंपैटिबिलिटी की बात होती है तो थॉट प्रोसेस मैच नहीं होता, और जब थॉट प्रोसेस मैच नहीं होगा तो आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, मतभेद होंगे, मनभेद होंगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 वालों का एंटी नंबर 2, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, क्योंकि नंबर 4 राहु है, रिबेलियस है, गुंडा है, नंबर 2 सॉफ्ट है, सौम्य है, तो इनकी आपस में कंपैटिबिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। नंबर 4 के साथ नंबर 4, अब 2 लोग अगर मिल जाएंगे, नंबर 4 और नंबर 4 दोनों ही ज़िद्दी हैं, दोनों ही रिबेलियस हैं, तो आपस में बहुत मतभेद होंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि नंबर 4 वाले को नंबर 4 से पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। आगे हम मूव करते हैं, हम बात करते हैं नंबर 4 की नंबर 9 से कंपैटिबिलिटी के बारे में। नंबर 4 राहु है, रिबेलियस है, नंबर 9 मंगल है, वो भी ज़िद्दी है, एग्रेसिव प्लैनेट है। तो जब 2 लोग मिलेंगे जो नंबर 4 के होंगे और नंबर 9 के होंगे, आपस में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, आपस में ईगो क्लैश करेगी उनकी, ठीक है। तो नंबर 4 वालों को नंबर 9 से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नंबर 5 एक ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई भी एनिमी नहीं है, तो ये नंबर सबके साथ जेल हो जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 6 की। जैसा कि आपको मैंने बोला, नंबर 6 दैत्य गुरु हैं, तो नंबर 6 वालों को नंबर 3 से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि नंबर 3 देव गुरु हैं, आपस में थॉट प्रोसेस मैच नहीं करता, ठीक है। अगेन नंबर 7 एक बहुत प्यारा नंबर है और इसका कोई भी एनिमी नंबर नहीं है, तो इनकी कंपैटिबिलिटी सब नंबर्स के साथ बहुत अच्छी होती है। अब हम मूव करते हैं नंबर 8 के ऊपर। नंबर 8 की नंबर 2 से कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं होती, नंबर 4 से नहीं होती और साथ ही साथ नंबर 8 से भी नहीं होती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 9, जैसा कि हमने अभी बात करी, नंबर 9 जो है आग है और नंबर 2 जो है पानी है, तो नंबर 9 की नंबर 2 से बिल्कुल भी नहीं बनती, नंबर 4 से नहीं बनती, क्योंकि नंबर 9 एग्रेशन का है, नंबर 4 भी रिबेलियस प्लैनेट है, तो नंबर 9 वालों को नंबर 2 को अवॉइड करना चाहिए और साथ ही साथ नंबर 4 को भी अवॉइड करना चाहिए। सर, मैंने आपके बहुत से वीडियो देखे जिसमें आप ऑरा क्लींजिंग के बारे में बता रहे थे। ऑरा क्लींजिंग होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है? आदरणीय मैडम, देखिए ऐसा है कि
दिल, दिमाग और आत्मा, बॉडी, सोल एंड माइंड, इसका एक मैग्नेटिक जो है वो एनर्जी होती है और वो मैग्नेटिक एनर्जी आपके बॉडी के साथ मूव करती है। तो जो लोग थोड़े से भी सकारात्मक होते हैं उनका तकरीबन 3 से 4 इंच तक उनके शरीर के पास में कलरों का एक आभामंडल होता है, जिसे हम इंग्लिश में ऑरा कहते हैं। ये जो आभामंडल है, अगर जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, आप देखिएगा कुछ बड़े बिजनेसमैन या जो बड़ा अच्छा व्यापार करते हैं या बड़े अच्छे होते हैं, उनका ये 4 से 5 फीट तक ऑरा जो है वो काम करता है। वहीं एट द सेम टाइम अगर कोई साधु है, संत हैं या बड़े पहुँचे हुए संत हैं, तो इन लोगों का ऑरा करीब 40-50 फीट्स तक जो है वो होता है कि आप उसको अपनी खुली आंखों से भले न देख पाएँ, लेकिन एक विशेषज्ञ को वो चीज़ नज़र आती है। ये वही 7 कलर होते हैं जो बचपन में हमने VIBG, YOR जो 7 कलर विज्ञान में पढ़े होते हैं, इन्हीं कलर का उसके आसपास एक आवरण होता है। आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि ये निर्जीव वस्तुओं का भी होता है। यही एक कारण है कि अगर आप किसी भी शोरूम में आप जाते हैं तो कोई एक एंटिक पीस आपको पसंद आता देखते से, ठीक है ना, तो वो अपने आप में सुंदर है, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन उसके साथ में भी उसका अपना एक ऑरा होता है, एक आभामंडल होता है, एक कलर का शेड होता है। ये तो हो गई कि ऑरा क्या होता है। सो इट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के साथ होती है। अब बात आ जाती है कि इसको क्लींस करने की या इसको पवित्र करने की, प्योर करने की या बढ़ाने की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, जैसे जैसे आपका आभामंडल बढ़ता है वैसे वैसे आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण होने लगता है और आपके अंदर एक चुंबकत्व पैदा होता है, एक मैग्नेटिक पावर आपके अंदर आ जाता है और उसकी वजह से दूसरे लोगों को आप अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं या प्रभावित कर पाते हैं। अब देखिए, पूरा व्यापार, अगर हम मार्केटिंग की बात करें या आप किसी काउंटर पर बैठे हैं या अपने किसी भी फील्ड में आप हैं, अगर आप में एक आकर्षण है, आप में एक अट्रैक्शन है, आप में एक चुंबकत्व है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को प्रभावित कर पाते हैं और उसकी वजह से आप उनसे जुड़े हुए कामों को बहुत अच्छे से निष्पादित कर पाते हैं। तो यहाँ पर अपना ऑरा जो भी परमपिता परमेश्वर ने दिया उसकी रक्षा करना और साथ में उसको एनहांस करना, उसको बढ़ाना, ये 2 चीज़ हैं। तो अब रक्षा कैसे की जाए, तो उसमें जो भी ऑरा आपके साथ है उसको लॉक करते आपको आना चाहिए ताकि वो डैमेज ना हो। और उसको अगर हम बढ़ाते हैं तो आप क्या क्या वो युक्तियां हैं जिसकी वजह से आप अपने ऑरा को बढ़ा सकते हैं और उससे जीवन में आप फायदा ले सकते हैं। नंबर 1, आप जब किसी भी एक नकारात्मक व्यक्ति से मिलते हैं तो आपका ऑरा श्रिंक होने लगता है। यही कारण है कि आप कई बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पीछे के जीवन में, आपको लगेगा कि यार इस इंसान से मैं जब भी मिलती हूँ या मिलता हूँ उसके बाद पता नहीं मैं अपसेट हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। आपको याद आएंगे कुछ लोग ऐसे जिनसे मिलने के बाद कभी भी आप प्लीज़ नहीं होते हैं। तब आपको ये समझ में आएगा कि एक नेगेटिव हो रहा था जो आपसे मिलके चला गया और जिसकी वजह से आप घर में जब जाते हैं तो बीमार महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं। ये सिर्फ किसी एक इंसान के मिलने मात्र से नहीं होता है, इसके अलावा भी जो नेगेटिव, आपने किसी डेड बॉडी को देखा है, आपने कोई बहुत बुरा एक्सीडेंट आपने कहीं देख लिया है, कोई चीज़ ऐसी जो आपको पसंद नहीं है पर आपके सामने होकर के निकल गई, इसकी वजह से भी आपका ऑरा डैमेज होता है। तो कलर खत्म होने शुरू हो जाते हैं और ब्लैक कलर आपके आसपास डेवलप होना शुरू हो जाता है जो एक नेगेटिव ऑरा को इंडिकेट करता है। बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो बहुत सीधी सीधी बातें हैं इसमें से। या तो आप आध्यात्मिक गतिविधि में अपना वक्त गुजारें, जितना भी आप गुजार सकते हैं। आप देखेगा क्यों सुंदरकांड में आदमी बैठता है चार्ज हो जाता है, क्यों हनुमान चालीसा पढ़ता है उसको बड़ा अच्छा लगने लगता है, या किसी एक कथा में 1 घंटे को इंसान बैठ जाता है और उसके बाद उसके अंदर एक अलग तरह का स्वभाव निर्मित होने लगता है, तो वहाँ उसका ऑरा चार्ज होना शुरू होता है। तो ऑरा के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी नेगेटिव पर्सनालिटी से मिल लेते हैं, किसी का बहुत ज़्यादा नकारात्मक थॉट अगर किसी के हैं, कोई नेगेटिव बुक आपने पढ़ ली तब भी ऑरा जो है वो प्रभावित होता है। आपने कोई बहुत बुरा एक्सीडेंट देख लिया तब भी ऑरा प्रभावित होता है। आप हॉस्पिटल में अगर आपने कोई बहुत बुरा सीन देख लिया तब भी ऑरा प्रभावित होता है। तो ऐसे बहुत सारे सुबह से शाम तक समाज में घटनाएं होती हैं और अगर उनकी नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है तो आपका ऑरा जो है वो सिकुड़ने लग जाता है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि ऑरा के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो ऑरा क्लीनिंग की कुछ तरीके हैं क्या सर, जिससे हम ऑरा क्लीन कर सकते हैं? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपके सम्मानित दर्शकों को और हर इंसान को ये बात जाननी चाहिए कि कोई विशेष इंसान है तो ही उसका ऑरा अच्छा होगा या अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हर एक आम इंसान, चाहे वो ठेला चलाता हो, चाहे वो रेस्टोरेंट पे काम करता हो, चाहे वो चाय का काम करता हो या कोई व्यापार करता हो या कोई जॉब करता हो, देखिए ऑरा में
जब आप अपने जीवन में एक दो चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जिसमें सबसे पहले है कि आध्यात्मिक गतिविधियाँ हैं। भारतीय संस्कृति में अगर जन्म लिया है, आपने किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में आपने जन्म लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और आप किसी भी धर्म को मानते हो। अगर आप अपनी धार्मिक गतिविधियों में अपना समय आधा घंटा, 1 घंटा कुछ भी अगर आप गुजारते हैं, तब भी आपका ऑरा जो है वो चार्ज हो जाता है, और आप उसमें ऑरा को थोड़ा सा अपनी तरफ से इन्हांस कर पाते हैं, बढ़ा पाते हैं, अपनी सकारात्मकता को बढ़ा पाते हैं। यही कारण है जब आप सुंदरकांड की बात करते हैं, जब आप किसी कथा में, किसी सत्संग में आप सम्मिलित होते हैं, या आप कोई हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं, या सुबह सुबह आप कोई श्लोक वगैरह लगाते हैं और आप सुनते हैं, ये तमाम सारी घटनाएं जो है वो आपके ऑरा को इन्हेंस करती हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप किसी भी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी से जब आप मिल लेते हैं, आप देखिएगा, आप कभी किसी सम्मानी कलेक्टर से आप मिल के आ जाएं, या किसी सम्मानी बहुत बड़े किसी एक अच्छे अभिनेता से आप मिल करके आते हैं, किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन से आप मिल करके आते हैं, तो जब आप मिल के बाहर निकलते हैं ना, तभी तक आप देखिए आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। आपके चेहरे पर एक बहुत अलग तरह का एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है, आपके चाल चलने का जो अंदाज है वो बदल जाता है, और आप दिन भर उस बात को कहते हुए पाए जाते हो। इट मीन्स आप कभी भी, जब कभी भी आप किसी बड़ी सेलिब्रिटी से आप मिलते हैं, तब भी आपका ऑरा जो है वो एनहांस होता है। एट द सेम टाइम आप किसी बहुत सिद्ध साधु, संत, सन्यासी, या जिन्होंने अपने जीवन में बड़ा कुछ हासिल किया हुआ होता है आध्यात्मिक फील्ड में, अगर उनसे भी आप मुलाकात करते हैं या उनके साथ थोड़ा वक्त आप गुजारना शुरू कर देते हैं, तब भी आपके ऑरा में बदलाव आना शुरू हो जाता है, और आप एक अच्छे व्यक्तित्व जो है वो बनना शुरू कर देते हैं। आप में भी एक आकर्षण जो है वो आना शुरू हो जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऑरा को लॉक भी करते आना चाहिए, जिससे आपका जो आभा मंडल है वो कम से कम ना हो, शिंक ना हो। जैसे आप किसी अंत्येष्टि में आप जा रहे हैं, और स्पेशली रात को सोते समय आपका ऑरा लॉक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात के समय बुरी हवाएं, या जिन्हें भी अगर थोड़ा बहुत भी हम विश्वास करते हो, तो जो प्रेत आत्माएं होती हैं, बुरी हवाएं होती है, उनका संचरण बहुत ज़्यादा होता है। तो उस स्थिति में अगर वो आपके आसपास से कहीं से भी अगर उनका गुजरना होता है, तब भी आपका ऑरा जो है वो ब्लैक कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप किसी ऐसे काम में या ऐसे प्रोग्राम्स में जब आप जाते हैं, अच्छे प्रोग्राम्स में भी जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी तो नेगेटिव पर्सनालिटीज़ होंगी जिनसे आपको हाथ मिलाना है या बातचीत करना है, तो आप अपने ऑरा को लॉक करके जाएं। क्वेश्चन है कैसे लॉक करें। बहुत सीधी सीधी बातें हैं। विश्वास करेंगे तो ये चीज़ आपको असरदार नज़र आती, विश्वास नहीं करेंगे तो ये चीज़ मजाक जैसी फील आती, लेकिन जो ये करते हैं वो ये जानते हैं कि इनका प्रभाव कितना होता है। तो जब आप देखिए, लॉक करना मीन समथिंग, ताले को लॉक करते थे हम ऐसा कुछ करते हैं, पुराने ज़माने में हम लॉक करना मतलब किसी चीज़ से कुछ बांधा करते थे, तो हम बांधने वाला पार्ट करते हैं, और हम ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। अब इन दोनों तीनों में से आप कुछ भी एक अपने आप को एक इंटेंशन दें कि आई एम गोइंग टू लॉक माई ऑरा, और आपने या तो ऐसे किया, या फिर आपने एक बांधने का एक अभिनय किया, और साथ में अंदर इंटेंशन के साथ में कोई भी एक ईश्वरीय मंत्र जिसमें आपको सबसे ज्यादा श्रद्धा है, वो गायत्री मंत्र भी हो सकता है। आपने कहा, अपनी आंखें बंद की, पूरी अंदर आपने ब्रीथ लिया, और आपने कहा ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये खत्म। अब आपने अपने ऑरा को लॉक कर लिया है। अब आप किसी नेगेटिव प्लेस पर जा रहे हो, तो वहां की नकारात्मकता जो ऑरा आपका बना हुआ है उससे ज्यादा उसको श्रिंक होने नहीं देगा। तो जब आप इस तरीके से, जैसा भी आपको ठीक लगता है, आप करके एक बार देखिएगा, और उसके बाद आप देखिएगा कि आप बुरी जगह से होकर के कमबैक भी करते हैं, तब भी आप वैसे ही रहेंगे जैसे थे। अन्यथा आप अंत्येष्टि में जाइए, आप निकलने के बाद 1-2 घंटे 3 घंटे तक आप कंफर्ट फील नहीं करते हैं, या आप जब किसी हॉस्पिटल में किसी बुरे सीन या शॉट का सामना करके आते हैं, उस स्थिति में भी आप अपने आप को कई बार अनईजी फील करते हैं। एक्सीडेंट आपने कोई सड़क पर देख लिया, तो आपके मुँह से आप ऐसा नहीं कर सकते, हाँ हाँ देख कितना बढ़िया एक्सीडेंट है, होगा ही नहीं ऐसा, मानव स्वभाव ही नहीं है, आप उससे बॉदर ही होंगे। सो दीज आर द थिंग्स जो ऑरा के साथ ज़रूरी है, और हर इंसान ने ऐसा करना चाहिए। यानी अभी मेरा ऑरा भी बहुत प्योर हो गया। आप इंदौर से आए, आपने अपना टाइम दिया, और मैम रिचा मैम आप गुरुग्राम से आई, आपने भी अपना टाइम दिया। आप दोनों की वजह से मेरा ऑरा तो क्लियर हो गया है, और मुझे लगता है मुझे भी अपने ऑरा को लॉक कर लेना चाहिए। इट इज़ एवरीडे एक्टिविटी एक्चुअली। ऐसा नहीं कि एक बार आपने लॉक कर लिया और उसके बाद में फाइन, नेक्स्ट डे वापस जब भी आप कभी करते हैं या ऐसी जगह जाते हैं, तो बार बार लॉक की ज़रूरत होती है। मतलब एक दिन में आपने एक बार कर लिया, इट्स फाइन, बट नेक्स्ट डे फिर कहीं आप ऐसी जगह जाते हैं, तो अगेन नीड टू डू दैट। आप लोगों से बार बार मिलना पड़ेगा। अच्छा मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, कि कौन सी रेमेडी ऐसी है न्यूमरोलॉजी में जो हर कोई कर सकता है? जी बिल्कुल सोनिया जी,
आज के टाइम पे हर इंसान को सिर्फ 3 ही प्रॉब्लम्स हैं, पैसे की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम या फिर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम। तो अगर आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है तो आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं, अगर आपको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो आप रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हैं, और अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको वेल्थ चाहिए तो आप पायराइट, सिट्रिन या फिर ग्रीन एवेंचुरिन भी पहन सकते हैं। तो अगर आप इन क्रिस्टल्स को अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग धारण करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी प्रॉब्लम से रिकवर कर सकते हैं। सर, मैंने आपका एक वीडियो और देखा था सिग्नेचर के ऊपर, जहाँ पर आप बता रहे थे कि सिग्नेचर चेंज करके आप अपना करियर बना सकते हैं, तो ये क्या सही है? आदरणीय मैडम, आपकी अनुपस्थिति में आपकी उपस्थिति को जो दर्ज करता है वो सिग्नेचर होता है, जहां आप नहीं हैं। और उसकी ताकत है कि आपने एक सिग्नेचर करके 1 करोड़ भर के भेजा है तो वहाँ आप नहीं हो, लेकिन आपके बेहाफ पर वो पेमेंट किसी और को चला जाता है। आपकी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी आपने एक सिग्नेचर किया किसी और के पास चली जाती है, ठीक है ना। तो सिग्नेचर वो ताकत है, सिग्नेचर वो शक्ति है जो आपकी उपस्थिति को बहुत मोटे तौर पर दर्ज करती है। आप कैसे हैं, आप कोई आपका सिग्नेचर देख के कई बार होता है कि यार किसने किया है, कितने अच्छे सिग्नेचर है, वो प्रभावित करते हैं आपको। यहाँ सिर्फ प्रभाव की बात नहीं हो रही है, मैं 2-3 चीज़ें यहाँ कहना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ यह है कि सिग्नेचर आपके अवचेतन मन के अंदर जो भी चीज़ हो रही होती है वो स्नायु तंत्र के माध्यम से आपके यहाँ होकर के और वो चीज़ आप डिज़ाइन करते हैं, दैट इज़ योर सिग्नेचर। तो सिग्नेचर सिर्फ, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी लोगों को बड़े बेरहमी से सिग्नेचर करते हुए देखा है, और कुछ लोग होते हैं जो अपने सिग्नेचर को बहुत प्यार से सिग्नेचर करते हैं। बहुत कम समय होता है, पर मैं नागपुर में कोई एक सेशन ले रहा था और कोई बंदा मेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए आया और मैंने सिग्नेचर करके उनको दे दिया। तो सेकंड डे वो मुझसे मिलने के लिए आया था और उनके पास बिल क्लिंटन साहब का जो है वो ऑटोग्राफ था। सो ही टोल्ड मी कि ऑटोग्राफ मैंने मांगा, उन्होंने दे दिया, बट वो अपने साथ वापस ले गए। और सेकंड डे वो ऑटोग्राफ पूरे सोने की गोल्डन फ्रेम में उन्होंने खुद ने फ्रेम करा करके और उनके पीए ने फिर उसके बाद मुझे गिफ्ट किया था। इस चीज़ ने मुझे ज़िंदगी में इतना सिखाया कि आपके सिग्नेचर आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू है। कि ये बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति का सिग्नेचर है तो वो ऐसे ही किसी कागज के टुकड़े पे या आपकी छोटी सी एक डायरी पे कैसे हो सकता है। तो सिग्नेचर की वैल्यू हर इंसान ने करनी चाहिए। वो आप हैं, आप स्वयं हैं, और एक इंसान अपने स्वयं का अपमान कैसे कर सकता है? एक इंसान अपने स्वयं को डेकोरेट करके ही रखेगा ना, अच्छा जो भी जैसा भी होता है। सो सिग्नेचर निश्चित रूप से पैसे को आकर्षित करने की ताकत है, व्यक्तित्व को आकर्षित करने की ताकत है, जीवन में हेल्थ, वेल्थ, इन सब चीज़ों को उसके माध्यम से जो है वो हासिल किया जा सकता है। सर, हम अपने सिग्नेचर में ऐसा क्या करें जिससे कि हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप सब हमें मिल जाए? आदरणीय मैडम जी, सबसे पहली बात, इंसान की इस भ्रांति से बाहर आना चाहिए कि मेरे सिग्नेचर क्लिष्ट होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, कोई कॉपी ना कर ले। आप सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। देखिए, सिग्नेचर कॉपी करने के लिए बहुत सारे ग्राफोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं जो कोर्ट में ये काम करते हैं। आपको वो नहीं सोचना है। आपका सिग्नेचर कोई कॉपी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर महत्वपूर्ण होता है कि आप कितने दबाव से सिग्नेचर कर रहे हैं। तो मैं यहीं से एक चीज़ कह दूं कि जो ज़रूरत से ज़्यादा दबाव से अपने सिग्नेचर करते हैं वो निश्चित रूप से 100% वो तनाव में होते हैं। आप किसी भी इंसान को देखिए, अगर वो ज़्यादा दबा के लिख रहा है, नॉट ओनली इन सिग्नेचर, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफोलॉजी, कि आप कोई पेज पर अगर आप कुछ लिख भी रहे हैं तो आप देखिएगा कुछ लोगों को पेज तक फट जाता है या पीछे तक स्याही के इंप्रेशंस आ जाते हैं। अगर ये दबाव एकदम कम है तब भी आप तनाव में हैं, और ये दबाव ज़्यादा है तब भी आप तनाव में। तो आपका सिग्नेचर कोई भी कॉपी करेगा उसका प्रेशर बदल जाएगा, क्योंकि वो देख देख कर लिखेगा तो वो प्रेशर आ ही नहीं सकता जिस प्रेशर पर आप काम कर रहे हैं। तो नंबर 1, आपको अपने प्रेशर पर अटेंशन देना चाहिए कि कहीं आप बहुत ज़्यादा दबाव के साथ तो नहीं कर रहे हैं जिससे आपका तनाव जो है वो उससे आप थोड़ा सा अपने आप को फ्री महसूस करेंगे। नंबर 2, आपका सिग्नेचर जितना आसान होगा, जिसको देखते से पढ़ के कोई कह देगा अच्छा ये फलाना नाम लिखा हुआ है, आप उतने सुलझे हुए इंसान हैं, आप उतने व्यवस्थित हैं। जिनके बहुत क्लिष्ट सिग्नेचर होते हैं वैसे लोग अंदर अपने स्वयं के विचारों में भी उलझे होते हैं और जीवन की परिस्थिति में भी वो बहुत ज़्यादा जकड़े हुए होते हैं। आप देख करके और इस बात का एहसास भी करेंगे और आप समझ भी पाएंगे। तो साधारण हो, सिंपल हो, साफ सुथरे हो, प्रेशर लिमिटेड हो। नीचे अंडरलाइन पर कई बार क्वेश्चंस आते हैं। मेरे जितने वीडियोस उसमें काफ़ी लोगों ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अंडरलाइन बनाओ, कुछ लोग कहते हैं नहीं बनाना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है, जब आप नीचे एक रेखा ड्रॉ करते हैं, इसको हिंदी में अधोरेखा कहते हैं और इंग्लिश में हम अंडरलाइन कहते हैं। आप मुझे इतनी सी बात बताएं, आपने जीवन में कभी भी नोट्स बनाए होंगे, आप जब भी कोई मुख्य चीज़ होती है तो आप क्या करते हैं? उसको अंडरलाइन करते हैं ना। तो क्या आपका सिग्नेचर आपके लिए मुख्य नहीं है? क्योंकि वो आप स्वयं है।
चलिए अब इसको वैज्ञानिक तरीके से समझ लेते हैं कि जब आप एक अंडरलाइन खींचते हैं तो आप एक आधार देते हैं उसको। तो आपने अपने आप को सपोर्ट किया है, और जब आप अपने आप को स्वयं को सपोर्ट करना सीख जाते हैं तो ये दुनिया आपको सपोर्ट करती है। आप खुद ही अगर अपने आप को सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है तो हाउ समबडी एल्स, आप सोसाइटी से उम्मीद कर सकते हैं कि कोई और आपको सपोर्ट करे। तो अधोरेखा होनी चाहिए, इससे आपको स्वयं का प्लस समाज से आपको सपोर्ट मिलना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। कई क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं कि सब मैं पहले लाइन खींचूं या बाद में खींचूं, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का वो है। देखिए दोनों चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप नाम अपना सिग्नेचर करके फिर लाइन अगर आप खींचते हैं तो आप स्ट्रेस आपको नहीं रहेगा, और आप अच्छे से आप पहले लाइन खींच के फिर सिग्नेचर करते हैं तो आप उनके कॉम्बिनेशन में ही आप वो हो जाएंगे कि इस बार ये ऊपर चला गया, लाइन यहाँ रह गई, या ये यहाँ ऐसा हो गया, इस तरीके से तो आप स्ट्रेस में हमेशा बने रहेंगे और कभी भी एक जैसा सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे। सो बेटर ही आप पहले सिग्नेचर कीजिए और उसके बाद नीचे एक अधोरेखा खींचिए। नंबर 1, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल हो, बड़ा हो, बाद के लेटर उस साइज में छोटे हो, कम से कम 3 गुना के आसपास मिनिमम साइज है ये होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। और सरनेम अगर लिखते हैं तो आप अपने परिवार का सपोर्ट आप साथ में ले पाते हैं। डॉट्स पर कई बार बात आती है, आगे डॉट्स किसी कीमत पर नहीं लगाना चाहिए, बीच में भी नहीं लगाना चाहिए। कुछ के प्रश्न आते हैं फिर डॉक्टर हूं तो मैं क्या लिखूं, सी दैट इज एब्रिवेशन, वो आपकी डिग्री के साथ वो शब्द लिया तो वहां डॉट महत्वपूर्ण नहीं होगा। आपने वहां के बाद जो लिखना शुरू किया वहां पर डॉट्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वहां नहीं लगाना ज्यादा हितकर होता है। अब बात आ जाती है अधोरेखा के नीचे की, तो वहां यहाँ डॉट्स होते हैं, यहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं। यहाँ है तो परिवार साथ में, यहाँ है तो दोस्त मित्र यार साथ में, यहाँ है तो परिवार और दोस्त मित्र यार दोनों साथ में। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ख्याति चाहिए, अगर आपको प्रसिद्धि चाहिए, नेम फेम चाहिए, तो आपको सेंटर में पॉइंट आउट करना चाहिए। प्रश्न आता है मेरे, इस पे काफ़ी क्वेश्चन किए कि साहब फिर बहुत से लोग बोलते हैं कि कोई शनि का डॉट है, कोई राहु का डॉट है, तो फिर हम क्या करें या इससे बीमार हो जाते हैं। आपको चूज़ करना पड़ेगा। मुझे दुनिया में एक इंसान ऐसा बता दे जिसने जीवन में बहुत उन्नति की हो और साथ में शरीर को भी अच्छा रखा हो। तो नाउ इट इज़ योर डिसीजन कि आप, मुझे जीवन में वो चाहिए और मुझे लगता है कि मैंने हेल्थ को चैलेंज पे डाला है, तो उसके लिए सुबह शाम एक्सरसाइज कीजिए, हेल्थ के चैलेंज को स्वीकार कीजिए। अगर उन्नति चाहिए आपको ज़िंदगी में, अगेन इट इज़ अप टू यू। सो देर आर सो मेनी थिंग्स, जैसे मनी फ्लेक भी होते हैं, मनी बॉल भी होते हैं, मनी ट्रैंगल भी होते हैं। तो इतने कम समय में सारी चीज़ों को नहीं बताया जा सकता, पर जितने भी लोगों के मैंने सिग्नेचर एनालिसिस अभी तक किए हैं, जब आप करना शुरू कर देते हो तो एक 4 से 6 महीने के बाद आपके अवचेतन मन की स्थितियाँ बदल जाती है और आप अपने अंदर एक प्रभाव पैदा कर पाते हैं। आपको दोबारा बुलाना पड़ेगा सिग्नेचर सीखने के लिए। माय प्लेजर। सर और मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। आज थे हमारे साथ विश्वास वैष्णव जी जो कि इंदौर से आए थे, ऋचा दुआ जी जो कि गुरुग्राम से आई थी। इन दोनों ने ही हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपके मन में अभी भी डाउट है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके कांटेक्ट डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में अगर आप इनके और वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।